दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। क्या कर सकते हैं हम इस दिन पे? मैं तो हमेशा वैसे भी हिंदी साहित्य पढ़ती रहती हूँ, तो इस दिन पर मैं हमेशा अपनी जो चहीती कविताएं हैं उसका पठन करती हूँ हमेशा। गांधी ने एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ऐसा बोला, इससे काफी साल पहले हमारे नर्मद ने बोला था एक नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए इस देश में। लेकिन राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क है। मुझे राष्ट्रभाषा के प्रति आदर है, मैं राजभाषा में नहीं मानती हूँ, क्योंकि इसके पीछे फिर खून से सनी हुई कहानियां निकल आएंगी। इसलिए मैं जब हिंदी कविता या हिंदी कथा साहित्य ऐसा कुछ दिमाग में आता है, तब मेरे दिमाग में प्रेमचंद से लेके गुलजार तक सब आ जाते हैं। उसमें कैफी भी आते हैं, शहरयार भी आते हैं, गुलजार तो आते ही आते हैं। मैं राजेंद्र सिंह बेदी को भी पढ़ती हूँ, भीष्म साहनी को भी पढ़ती हूँ, मैं अब्दुल्ला हुसैन को भी पढ़ती हूँ, इंतजार हुसैन को भी पढ़ती हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु को भी पढ़ती हूँ। मुझे अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी की कविताएं भी अच्छी लगती है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं भी अच्छी लगती है। मैं भूल जाती हूँ कि इनमें से काफी सारे नाम, वो बशीर बद्र हो या शहरयार हो या जावेद अख्तर हो या गुलजार हो, ये तो उर्दू के शायर है, ये हिंदी के नहीं है। ये मुझे कभी भी याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं हर भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ना वो भाषा का काम नहीं है। हम लोगों ने काफी कुछ भाषा के नाम पे भी तोड़ा। 1947 में हमने उर्दू को भी देश निकाला दिया, वो हमारी गलती थी। एक इतनी मीठी और लजीज जबान को हमने देश निकाला दिया। इसलिए मैं तो ये भेद नहीं करती, मुझे वैसे सब भाषाएं अच्छी लगती है, लेकिन सब आती नहीं है। हिंदी आती है, उर्दू आती है तो अच्छा है, दोनों को पढ़ना चाहिए। आज कुछ ऐसे कवि को मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। हर बार मैं अशोक वाजपेयी को अचूक पढ़ती हूँ, लेकिन आज जिसने पूरी जिंदगी उर्दू लिपि में लिखा, लेकिन वो है हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, जिन्होंने महाभारत सीरियल के संवाद लिखे, जिन्होंने गीता का उपदेश अधिकार भाव से लिखा, वो राही मासूम रजा, उनकी जो हिंदी कविता है वो मैं आज पाठ करना चाहूंगी। राही मासूम रजा की हर नावल हिंदी में है, उर्दू में नहीं है। ये एक ऐसे सर्जक है जिसको न हिंदी वाले अपनाते हैं न उर्दू वाले, इसलिए रजा से शुरुआत करते हैं। रजा की पहली नज्म, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझे कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही है, और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से ये कहता हूं कि मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है। मेरे लहू से चुल्लू भर उस महादेव के मुंह पर फेंको, और उस योगी से कह दो कि महादेव अब इस गंगा को वापस ले लो। क्यों? क्योंकि ये जलील तुर्कों के बदन में गाढ़ा गरम लहू बनकर दौड़ रही है। जिसका लहू गंगा का पानी हो, उसको नाम का लेबल नहीं चिपकाना चाहिए।
रजा की ही दूसरी नज्म वसीयत। मैं 3 माओं का बेटा हूं, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। नफीसा बेगम अब मर चुकी है, अब साफ याद भी नहीं आती। बाकी दोनों माएं जिंदा है और मुझे याद भी है। मेरा फन तो मर गया यारो, मैं नीला पड़ गया यारो। मुझे ले जाके गाजीपुर की गंगा की गोदी में सुला देना। अगर शायद वतन से दूर मौत हो जाए तो मेरी ये वसीयत है, अगर उस शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उसकी गोद में सुलाकर उस नदी को कह देना कि गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है। तो ये भी रजा की वसीयत है। आज कुछ अनजाने जिसको हम बहुत लोकप्रिय नहीं है ऐसे कवि की कविताएं मैं पढ़ने वाली हूं। विजया सती की कविता है। तुमने भी देखा होगा बरसने से पहले बदराया आसमान, नीली जमीन पर सफेद फूलों सा छाया आसमान। तुमने भी देखा होगा सूर्योदयी कलरव के बीच लजीली अंगड़ाई लेता गुलाबी आसमान। भरी दोपहर बुरी तरह तमतमाया आसमान, सांझ डले थका मांदा पीला पड़ा आसमान। और कभी ठहर कर हवा में हाथ हिलाता तुमने भी तो देखा होगा। फिर इतने हताश क्यों? इतने रंग बदलता है आसमान जब। हम तो फिर इंसान है, फिर हताश क्यों? संजय कुंदन की कविता है। सफल स्त्री को देखकर पुरुष के मन में क्या होता है। शीर्षक है सफल स्त्री को देखकर। किसी स्त्री की बड़ी सफलता उसे अपने गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह लगती है। किसी स्त्री का सार्वजनिक सम्मान उसे व्यक्तिगत अपमान लगता है। वह थाली पटक कर कहना चाहता है एक सफल स्त्री से कि औकात में रहो, जैसे वह अक्सर अपनी पत्नी से यह कहता रहता है कल से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। वह कहना चाहता है उसे जैसे वर्षों पहले उसने ये कहा था अपनी छोटी बहन से, पर वह कुछ नहीं कह पाता और कसमसा कर रह जाता है। अंत में वह एक गंदी कविता लिखता है सफल स्त्री पर। उसे लगता है उसकी कविता गिरेगी उस स्त्री के चेहरे पर कालिख की तरह। फिर वह मूंछों पर हाथ फेरने लगता है, क्योंकि किसी स्त्री की बड़ी सफलता उसे अपने गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह लगती है। भगवंत रावत की ये कविता जिसका शीर्षक है करुणा। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। इतनी कम पड़ गई है करुणा कि बर्फ पिघल नहीं रही, नदियां बह नहीं रही, झरने झर नहीं रहे, चिड़िया गा नहीं रही, गायें रंभा नहीं रही। कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं कि आदमी उसमें अपना चेहरा देख सके और उसमें तैरते बादल के टुकड़े से उसे धो या पोंछ सके। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। दरअसल पानी से होकर देखो, खुद पानी से होकर, ट्रांसपेरेंट। दरअसल पानी से होकर देखो तभी दुनिया पानीदार रहती है। उसमें पानी के गुण समा जाते हैं, वरना
कोरी आंखों से कौन कितना देख पाता है? पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। और ये है मेरी हमेश की अति प्रिय कविता और काफी फेमस सर्वेश्वर दयाल। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे अनबने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर उसको गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का वह धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या आकाश में फहराते झंडे को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात और बिल्कुल साफ बात, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा यार हो, धर्म का ठेकेदार हो, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार हो, उसको कभी मत करो माफ। क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेनानी आ कविता। आज के दिन और कुछ करे न करे, कुछ अच्छा सा किसी भी भाषा में पढ़ा जाए। हिंदी में पढ़े तो बेहतर है, अगर हिंदी में नहीं भी पढ़े तो हिंदी से अनुवादित किया गया कुछ भी पढ़े। लेकिन याद रखे, आज कोई एक भाषा का दिवस है तो हम भाषा के करीब जाए। और जो हिंदी और उर्दू के लिए लड़ते हैं उसके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय कविता लता हया की, जो आप YouTube पे उसकी जुबानी उसको गाते हुए भी सुन सकते हैं। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़ खड़ाती है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है?
मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताले है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मैं भी ये कह सकती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। और ये दो भाषा हिंदुस्तान में जन्मी हुई भाषा है। उर्दू शायद हमारी सब भाषा में सबसे आखिर में 15वीं 16वीं शताब्दी में जिसका जन्म हुआ। क्यों हम इनकार करें एक भाषा को? सब भाषा बहुत ही प्यारी है। आखिर तो ये सब हिंदुस्तानी भाषा है जो हमें इंसानियत के तौर पे एक दूसरे से जोड़ के रखती है। भाषा, साहित्य, संस्कृति, यही तो हमें जोड़ता है। धर्म तो हमेशा तोड़ता है। तो हम धर्म से क्यों बंधे, हम भाषा से क्यों न बंधे? आज के दिन तो बंध ही सकते हैं।